अब बेटा एक्चुअली सेकेंड ईयर की क्लास होती है तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे 5 मिनट का पास चाहिए होता है। अ, उसके लिए मेरी तरफ से माजरत। स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर मैं आपको बुक पे लेके जाऊं तो कल मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था और मैंने कहा था कि ये एडिशनल टॉपिक है। ये टॉपिक होगा तो हमें इस एग्जाम्पल की समझ में आएगी। तो आज हम इस एग्जाम्पल को उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट इज दैट फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस of equal magnitude when the magnitude of their resultant is also equal to magnitude of either of these forces। ये कहता है कि दो फोर्सेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है। और उसके बाद वो ये कहता है कि जब हम उनका रिजल्टेंट लेते हैं तो वो भी उन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड के बराबर ही आ जाता है। लेट्स सपोज फोर्स वन भी 10 न्यूटन, फोर्स टू भी 10 न्यूटन, और जब रिजल्टेंट निकाला तो वो भी कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया। वो कहता है ऐसा किस कंडीशन में जाके पॉसिबल है, बताएं। वो दो फोर्सेस के दरमियान कितना एंगल हो कि ये वाली कंडीशन अचीव हो जाए। अब हमने इसको अपने उसी तरीके से सॉल्व करना है। गिवन कंडीशन हम लिख लेते हैं। गिवन ये है कि लेट्स सपोज फोर्स वन का मैग्नीट्यूड ये इक्वल है फोर्स टू के मैग्नीट्यूड के। बेटा मैंने इनके ऊपर एरोज नहीं लगाया, मतलब मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आता है इन फोर्सेस की रिजल्टेंट। और इनको भी हम जर्नलाइज कर लेते हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ एफ वन का मैग्नीट्यूड अगर एफ टू के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हैं अपने रिजल्टेंट के भी, तो मैं सपोज कर लेता हूँ इन सब का मैग्नीट्यूड इक्वल आता है एफ के। ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एफ वन 10 है तो एफ टू भी 10 है और उनका रिजल्टेंट भी 10 है। अगली बात पूछा ये है इन दो फोर्सेस के दरमियान एंगल कितना होगा। मैंने थीटा फाइंड कर। अब बेटा जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकाला जाता है ना, तो एक चीज आपने याद रखनी है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स एक्चुअली इक्वल होता है एंगल बिटवीन देयर टेल्स। मतलब जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो आप उनकी टेल को हमेशा ज्वाइन करोगे और फिर देखोगे कि उनके दरमियान एंगल कितना है। लेट्स सपोज मुझे इस तरह से एक केस दे दिया जाए, वेक्टर ए, और मुझे कहा जाए ये है वेक्टर बी, और मुझसे पूछे व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो बेटा मैं एंगल बिटवीन ए और बी कैसे बताऊंगा। मेरा काम ये होगा मैं इनकी टेल्स को ज्वाइन करूंगा। अब टेल्स को ज्वाइन करने का तरीका ये है या तो बी को शिफ्ट कर दें इधर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, या फिर ए को आगे शिफ्ट कर दें। लेट्स सपोज मैं ए को आगे शिफ्ट करता हूँ ऐसे, ये वेक्टर ए आ गया। इस तरह से कि ए और बी की टेल आपस में मिल गई है ना। अब इनके दरमियान ये एंगल थीटा होगा। तो जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है आप उनकी टेल्स को ज्वाइन करोगे तो उनका एंगल आएगा। क्लियर होगी बात जी। अब जरा आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। बेटा सबसे पहले ना हम कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं। मैं अजम्पशंस लगाने जा रहा हूँ। अज्यूम दैट इन दोनों में से किसी एक फोर्स को कंसीडर कर लें, वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो मैं सपोज कर लेता हूं एफ वन इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब बेटा समझिएगा एफ वन के एक्स एक्सिस के लॉन्ग होने का मतलब ये है कि इसका एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल जीरो हो गया, क्योंकि ये पड़ी हुई एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। कैसे भला, ये डायग्राम देखिएगा जरा, मैंने ये सपोज किया। ये है एक्स एक्सिस और इस तरफ होता है वाई एक्सिस। इधर होगा एक्स डैश और इधर होगा वाई डैश।
सपोज क्या किया हमने, ये सपोज किया कि F1 इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे मैं F1 ड्रॉ करता हूँ। ये ओरिजिन पड़ा हुआ, ये है F1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। F1 इज अलोंग, इस चीज का मतलब अगर F1 अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इस F1 का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल कितना है? एक्स एक्सिस के पैरेलल पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया θ1 इक्वल्स 0 डिग्री। दूसरी assumption, F2 is making an angle theta with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दूसरी बात हमने ये की कि F2 भी तो बनानी है, F2 का इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल कितना थीटा। लेट्स सपोज मैं करता हूँ, ये F2 पड़ी हुई है, वो कहीं भी ड्रॉ की जा सकती है, मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये है F2, और ये है कि इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बनने वाला एंगल है, वो एंगल कितना है? थीटा। ये दो अजम्पशंस मैंने की हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर दूसरी बात भी। θ1 0 था, तो θ2 कितना हो गया? इक्वल्स, ये दो बातें बेटा आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया F1 और F2 के दरमियान एंगल कितना है? थीटा है। इस चीज का मतलब जब मैं एंगल थीटा सपोज कर लेता हूँ, तो एंगल बिटवीन F1, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज थीटा। कैसे पता चला? दोनों की टेल्स मिली हुई हैं, और इनकी टेल्स के दरमियान बनने वाला एंगल भी यही थीटा ही है। तो एंगल बिटवीन F1 एंड F2 थीटा, यही थीटा मैंने क्या करना है? फाइंड करना है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, असम्पशंस क्या थी? असम्पशन ये थी θ1 0 है, क्योंकि F1 को अलॉन्ग एक्स एक्सिस सपोज कर लिया। θ2 थीटा है, क्योंकि F2 का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल थीटा है। तो यही मेरी असम्पशन था, ये दो। θ1 0 ले लेना है, और θ2 को क्या पुट कर लेना है? थीटा। अब इन्हीं असम्पशंस को यूज करते हुए मैंने अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो मैं आता हूं यहाँ पे इस सारी चीजों को समराइज करके लिखते हुए। मैंने कहा F1 इक्वल्स F2 इक्वल्स देयर रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू F। मतलब मुझे कहीं भी F1 F2 या R नजर आएगा, तो उसकी जगह मैं F पुट करूंगा। θ1 इक्वल्स 0 एंड θ2 इक्वल्स थीटा। स्टेप नंबर 1, याद करते हैं जरा स्टेप नंबर 1 क्या था। स्टेप नंबर 1 ये था कि आपको जितने भी वेक्टर्स गिवन होंगे, उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करने। तो मुझे कितने वेक्टर्स गिवन हैं? दो। F1 गिवन और F2। F1 का एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड कर लें, उसके बाद F2 का भी एक्स और वाई हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले F1 का एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे। बेटा ये बनेगा F1 कॉज ऑफ θ1 विच इज इक्वल्स, F1 की जगह क्या पुट करना है? F, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कॉज ऑफ θ1 की जगह 0। तो बेटा F1x इक्वल्स, कॉस 0 होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? F। ये मेरे पास पहला रिजल्ट आ गया F1x। अब F1y भी फाइंड कर लेते हैं। ये बनेगा F1 साइन ऑफ θ1, F1 साइन θ1। ये बनेगा F1y, F1 की जगह तो F ही पुट करना है, साइन ऑफ 0। साइन 0 पे 0 होता है, F1y कितना हो जाएगा? 0। F1 के एक्स और वाई कंपोनेंट्स आ गए। अब F2 के भी सेम यही रिपीट करना है। F2 के लिए फाइंड करते हैं F2x इक्वल्स
F2 cos ऑफ थीटा 2, ये बनेगा F2x इक्वल्स F2 की जगह भी F cos ऑफ थीटा 2 कितना है, थीटा, तो ये तो इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम यहाँ पे ही वैल्यू क्लोज कर देंगे। उसके बाद y कंपोनेंट F2y इक्वल्स F2 साइन ऑफ थीटा 2, तो बेटा F2y आ जाएगा, F2 की जगह F साइन और थीटा 2 की जगह थीटा, ये भी इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे आ गई बेटा, दिस इज स्टेप नंबर 1, मेन स्टेप यही है, यहां तक भी प्रॉब्लम है तो पूछिए, इसके आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जी बेटा, कोई सवाल? स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 ये होता था कि सारे एक्स कंपोनेंट्स को जमा करो और क्या फाइंड कर लो, रिजल्टेंट फाइंड कर लो, आर एक्स, हम यहाँ पे भी आर एक्स फाइंड कर लेते हैं, कोई बच्चा चाहे तो इसको एफ एक्स लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर एक्स आएगा F1x प्लस F2x। F1x कितना है, F प्लस F2x आया था F कॉज ऑफ थीटा, बेटा ये आपके पास आ जाएगा आर एक्स। स्टेप नंबर 3, जिस तरह x को जमा किया उसी तरह आर वाई या एफ वाई फाइंड करना है और y वालों को भी ऐड कर देना है। आर वाई क्या आएगा, F1y प्लस F2y। F1y की वैल्यू है 0 और F2y की वैल्यू थी f ऑफ साइन थीटा, तो आर वाई का आंसर आ जाएगा f साइन। दिस इज स्टेप नंबर 3। अब बेटा अनफॉर्चुनेटली हमारी बुक स्टार्ट ही यहाँ से लेती है, स्टेप 2 एंड 3 से, वो पहले स्टेप को इग्नोर करती है और बच्चे को समझ नहीं आता। जरा अब मैं आपको बुक पे लेके जा रहा हूँ, बुक क्या कह रही है ये देखें जरा। बुक ने यही किया, आर एक्स फाइंड किया, उसने लिखा F1 कॉज ऑफ 0 प्लस F2 कॉस थीटा, उसका आंसर आ गया F1 प्लस F2 कॉस ऑफ थीटा। फिर आर वाई लिखा और उसने आर वाई की वैल्यू फाइंड कर ली F2 साइन ऑफ थीटा। तो इससे पिछले जो स्टेप नंबर 1 था ना, उसने स्किप किया हुआ है। अब जब तक स्टेप नंबर 1 क्लियर नहीं होगा, बच्चे को डायरेक्ट ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये किया हुआ है तो क्यों किया हुआ है। क्लियर होगी बात ये वाली? तो आपने स्टेप नंबर 1 करना है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आएंगे और फिर 3 पे आएंगे। तो आप इसको स्टेप वाइज करोगे तो आपको ये वाली चीज समझने में आसानी हो जाएगी। क्लियर? अब यस स्टेप सर। अब स्टेप 4 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। स्टेप 4 में हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे, याद है ना? और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था आर इक्वल्स आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का, और इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब इधर वैल्यूज पुट करनी है, देखें जरा मैं वैल्यूज कैसे पुट करने जा रहा हूँ। आर इक्वल्स आर एक्स की वैल्यू ये हमने पीछे निकाली है, क्या वैल्यू थी, एफ प्लस एफ कॉज ऑफ थीटा, इसकी जगह एफ प्लस एफ कॉज ऑफ थीटा पुट करते हैं। आर एक्स की जगह एफ प्लस एफ कॉज ऑफ थीटा, और बेटा इसका क्या लेना है, स्क्वायर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसका स्क्वायर प्लस, अब आर वाई की जगह आर वाई की वैल्यू वो भी देख लेते हैं क्या थी, वो हमने निकाली थी एफ साइन थीटा, आर वाई की जगह पुट कर देते हैं एफ साइन थीटा, इसका स्क्वायर, और क्या आ जाएगा,
स्क्वायर रूट आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपने करना ये है कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए मैं बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले रहा हूं, तो इस तरफ क्या पड़ा हुआ है, आर। इस आर की वैल्यू जरा क्या थी, जरा शुरू में जाके देखते हैं। हमने कहा था हमने इस आर की वैल्यू भी क्या लेनी है, एफ, क्योंकि उसने कहा था रिजल्टेंट भी इन्हीं के इक्वल है। तो इस आर की जगह अगर मैं एफ पुट करना चाहूँ कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि ये आर किस चीज के इक्वल था, इट वॉज इक्वल टू एफ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो जब स्केयर लूंगा तो इसका क्या बन जाएगा, स्केयर, क्योंकि आर इक्वल्स क्या था, एफ था, एफ स्केयर आ गया। और जब इस तरफ स्केयर रूट लेंगे, स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एफ प्लस एफ कॉज ऑफ थीटा का स्केयर प्लस एफ साइन थीटा स्केयर। स्केयर लेने की वजह से स्केयर रूट क्या हो चुका हुआ है, खत्म हो चुका हुआ है। ये स्टेप क्लियर है। सर बता दें किस तरह स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ? बेटा देखें, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, समझिएगा, लिखा जा सकता है। और स्केयर रूट की जगह पावर क्या आ गई, 1/। ठीक है, जब आप स्केयर लेते हैं, अब देखिए स्केयर लेने के बाद ये वैल्यू बनी क्या थी, जो यहाँ पे होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी एफ प्लस एफ कॉज ऑफ थीटा का स्केयर प्लस एफ साइन थीटा का स्केयर। और एक वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, वो है 1/2। और स्केयर लेने से हमने एक पावर और ले ली, वो क्या आई, 2। स्केयर का यही मतलब था ना। अब जब ये 2 अंदर आएगा तो ये क्या बनेगा अगले स्टेप में, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पावर कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ इतना हिस्सा नहीं रह जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर होगी बात ये वाली अब। यस सर। चलें, अब जरा ये फार्मूला मुझे आपने बताना है, क्योंकि मुझे ये फार्मूला याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। आता है ना आपको, ए प्लस बी का स्केयर हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, मैथ्स यस आप सर करते आते हैं। हैं। क्या था भला, ए प्लस बी का होल स्केयर इक्वल्स इज इक्वल्स टू ए ए स्केयर स्क्वायर प्लस प्लस बी। बी प्लस स्क्वायर बी प्लस प्लस टू टू ए ए बी। बी। शाबाश, चले, यही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाना है। ये वाली वैल्यू मेरे पास है ए, और ये पूरी वैल्यू एफ कॉस थीटा ये क्या है, बी। तो जरा लिखते हैं, ए स्केयर क्या आएगा, एफ स्केयर। जब बी स्केयर लेंगे तो एफ स्केयर कॉस थीटा का स्केयर, यही बनेगा, एफ स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस 2 फार्मूले का ए इंटू बी की वैल्यू थी एफ कॉस। किसी को ये समझ नहीं आया फार्मूला कैसे ओपन किया तो मुझे बताए। सर ये थीटा का स्क्वायर नहीं लेंगे, सिर्फ कॉस का लेंगे। बेटा एक्चुअली जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो रूल याद रखना है, कॉस थीटा लेते हैं और उसका फिर स्केयर लेते हैं, तो एक्चुअली ये उसी का ही स्केयर है, थीटा का ही स्केयर है। क्लियर होगी बात, मेन फंक्शन कॉस थीटा है। यस सर। ठीक है, तो ये कॉस थीटा का स्केयर था, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो भी आएगी, लेट्स सपोज मैंने कॉस स्केयर 30 का आंसर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले मैं कॉस 30 का आंसर निकालूंगा और उसका क्या ले लूंगा, स्केयर ले लूंगा। तो इसको लिखते हैं ऐसे। अच्छा ये तो हो गया, उसके बाद प्लस एफ साइन थीटा का भी तो स्केयर है, ये जो साइड पे था, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एफ स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा। अब जरा इनको सॉल्व करते हैं फर्दर। एफ स्केयर इक्वल्स, इधर क्या आ गया, एफ स्केयर प्लस एफ स्केयर। सर ये जो वैल्यू है एफ साइन थीटा
स्क्वायर, इसमें तो हम ये फार्मूला ओपन नहीं करेंगे ए हाँ, प्लस इसमें बी तो जरूरत स्क्वायर, नहीं क्योंकि है ना, इसमें। क्योंकि एक ही टर्म है इसके अंदर, इसमें तो डायरेक्ट ओके स्केयर सर। है। प्लस, अब ये 2 था, एफ इंटू एफ हो गया 2f स्केयर कॉज ऑफ प्लस एफ स्केयर साइन स्केयर थीटा। अच्छा, इस इन सारी टर्म्स के अंदर ना मुझे एफ स्केयर कॉमन नजर आ रहा है, सही है? तो इससे एफ एफ स्केयर कॉमन ले लें फिर। यस सर, ले लें। इधर से आ गया एफ स्केयर, और इन सारी टर्म्स में से कॉमन मुझे नजर आया था ये वाला एफ स्केयर। बाकी क्या रह जाता है देखें जरा। इस एफ स्केयर की जगह क्या आ जाएगा? 1। ऐसे ही है ना, क्या आएगा? 1। यस जब एफ सर, स्केयर 1। कॉमन, ये आएगा 1। अब बारी बारी देखते जाइएगा। प्लस अगली टर्म में से एफ स्केयर निकल गया तो बाकी क्या रह जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। शाबाश, कॉस स्केयर थीटा। थीटा। इसकी जगह लिख दिया कॉस स्केयर। उससे अगली टर्म में देखें, प्लस 2f स्केयर था, एफ स्केयर तो कॉमन है, तो बाकी क्या रह जाएगा? 2 कॉस थीटा। बाकी रह गया 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। प्लस आखिरी टर्म में क्या था? एफ स्केयर, ये तो कॉमन है, बाकी रह गया साइन स्केयर थीटा, साइन स्केयर थीटा। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो सर, जी बेटे बोलो। बुक पर इन्होंने एफ स्क्वायर को 0 कर दिया। कहाँ पे? बुक पे सर। बेटा हम अपने तरीके से करेंगे, ठीक है? ओके सर। कि हमें अपने तरीके से करने ने कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। एफ स्केयर, इस एफ स्केयर को दूसरी तरफ जाके क्या कर दें? डिवाइड कर दें। इधर मल्टीपल हो रहा है तो उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड। बाकी अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया 1। प्लस, अब देखिए मैं एक चेंज करने जा रहा हूं, मैं इस 2 कॉस थीटा को पहले लिख रहा हूं, 2 कॉस। बाकी क्या आ गया? देखें कोई मसला तो नहीं है, दरमियान में प्लस था, किसी भी वैल्यू को पहले या किसी को भी बाद में लिखा जा सकता था। ठीक लिखा है मैंने? अब देखें जरा, ये यस सर। एफ स्केयर से कैंसिल होगा तो इधर क्या रह जाएगा? 1 इक्वल्स 1 प्लस 2 कॉस थीटा। बेटा जब आप छोटे थे तो आपने एक फार्मूला सीखा था, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है? बोल तो नहीं गए? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इक्वल होता है 1 के। इस चीज 1। के इक्वल होता है। तो इस सारे की जगह अगर मैं 1 लिख दूं, हो सकता था ये भी। अब 1 यस प्लस सर। 1 ये यस कितना हो सर। गया? 1 प्लस 1, इस तरफ 1 है, 2। और इधर 1 प्लस 1 हो गया 2, प्लस 2 कॉज ऑफ थीटा। ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस। माइनस। 1 माइनस 2 कितना होता है? ये आपने बताना है। -1। -1 -1 सर। इक्वल्स टू, और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूं कोई मसला तो नहीं है? 2 कॉस थीटा इक्वल्स -1। नो सर। इस 2 को उधर जाके कोई डिवाइड इशू करें तो नहीं है। क्या आएगा? -1/, -1 डिवाइडेड बाय 2। और -1/2 क्या होता है? -0.5 तो नहीं होता? यस यही सर, होता है। यही होता है। अब मुझे थीटा चाहिए। यही होता है सर। हाँ, थीटा चाहिए। तो उधर cos -1 कॉस इनवर्स ऑफ वो इनवर्स हो जाएगा। -0.5। अब जब 5। आप अपने कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे शिफ्ट कॉस -0.5 और इक्वल प्रेस करेंगे, तो आपके पास एक प्यारा सा आंसर आएगा 120 डिग्री। 120। इस चीज का मतलब 120 डिग्री पे ये वाला केस हमें अचीव हो सकता है। अब बुक ने कैसे किया है वो भी देख लेते हैं। बुक ने भी कोई मुश्किल काम नहीं किया, बस बुक ने स्टेप्स मिस कर दिए थे। बुक ऑलरेडी उसको पहले ही जीरो कर देती है, हमने उसको पहले जीरो नहीं किया, हमने उसको वैसे ही रहने दिया।
एट द एंड जाके जब 1 2 बना तो हमने उसको उस फॉर्मेट में सॉल्व किया। तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है। अगर किसी बच्चे को लगता है ये ज्यादा आसान है तो उसको इस तरह से करिए। अब देखें बुक ने assumption कोई लगाई है, इस तरह देखें ये वाला पॉइंट उसने भी वही किया ना, हमने भी यही किया था। बस क्या है कि उसने मेंशन नहीं किया और कुछ स्टेप्स को स्किप कर दिया। क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है। चलें फिर आपको इसी न्यूमेरिकल को करने का एक दूसरा तरीका बताता हूं। रेडी है? यस एक सर, आपने एक वी आर फार्मूला याद रेडी। रखना है बेटा। एक फिजिक्स में ना एक फार्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का। वो फार्मूला होता है ये, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसका बेटा जिंदगी में कभी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है ना, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अब जरा इस पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं। ए बोलते हैं पहले वेक्टर को, बी बोलते हैं दूसरे वेक्टर को, और आर बोलते हैं। अब जरा अपना केस माइंड में लेके आते हैं। F1 इक्वल्स F2 था, विच वॉज इक्वल टू आर और विच वॉज इक्वल टू एफ। बस मुझे इतनी सी बात पता होनी चाहिए जो गिवन में थी। यही सारी चीजें यहाँ पे पुट करते हैं। जरा आर की जगह क्या आएगा? एफ, क्योंकि आर इक्वल्स एफ है। ए की जगह मेरे पास क्या है? एक्चुअली F1 है, और F1 की वैल्यू क्या है? एफ है, तो इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ एफ का स्केयर। बी दूसरा वेक्टर है, वो है F2, और F2 की वैल्यू भी क्या है? एफ है, इसकी जगह भी मैं पुट कर देता हूँ एफ का +2। ए की जगह बी एफ, बी की जगह भी एफ कॉज ऑफ थीटा, और इसका क्या ले लें? स्क्वायर रूट ले लें। अच्छा, फिर क्या बनेगा अगले ए और स्टेप बी में? की जगह एफ क्यों पुट किया है? बेटा ए फर्स्ट वेक्टर है, बी सेकंड वेक्टर है। पहला वेक्टर था F1, दूसरा वेक्टर था F2। और F1 और F2 की वैल्यू क्या थी? गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वल थी। हमने उसकी जगह क्या पुट कर दिया? एफ ही पुट कर दी। क्लियर होगी बात अब? यस सर, हो यस। गई है। चलो बेटा, एफ स्क्र प्लस एफ स्क्र कितना हो गया? 2f स्क्र 2f²। प्लस ये भी बन गया 2f स्क्र कॉज ऑफ थीटा, और इसका स्क्वायर रूट। अब बेटा आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर। जब स्क्वायर लोगे तो इस तरफ बनेगा एफ का, f²। इधर रह जाएगा 2f का स्क्वायर प्लस टू प्लस एफ टू का एफ का स्क्वायर स्क्वायर कॉज ऑफ। cos थीटा। ठीक। ठीक है। अब इस 2f स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या बनेगा भला? वो बनेगा f² माइनस, माइनस टू एफ स्क्वायर। और इस तरफ रह जाएगा 2f² टू कॉज ऑफ। एफ cos थीटा। f² में से माइनस का 2f² निकलेगा तो बाकी रह जाएगा माइनस का f²। इक्वल्स 2f² कॉज ऑफ। अब ये 2f² इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, डिवाइड हो जी। इक्वल्स कॉज ऑफ। कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा? f², बाकी क्या रह गया? -1 डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कॉस थीटा यस सर। इक्वल्स -0 पॉइंट एंड 5 थीटा इक्वल्स। cos इनवर्स 120। अब आपने कहना है सर पहले ये तरीका करवाते। तो ये मेथड सर नंबर 2 है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, और अगर कोई बच्चा इस मेथड से भी करता है तो ये भी 100% करेक्ट है। जस्ट क्या है, हमने रिजल्टेंट का डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हमारे पास कोई अजम्पशंस करने की जरूरत नहीं, सर कुछ जिसमें करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इस तरह सॉल्व कर लेंगे। सर जी अगर बेटा, हमने किसी भी वैल्यू का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना हो तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई यही कर पाओ सकते हैं। देखें, बिल्कुल कर सकते हैं। देखें जरा, मैं आपको इसके बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, ये आपको पता भी होने चाहिए। बेटा लेट्स सपोज, ये याद रखिएगा,
अगर दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा जीरो, जीरो होने का बेटा मतलब ये होता है कि वो वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। अब जरा देखें पैरेलल वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला था कॉस थीटा, तो कॉस की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, बन जाएगा 2ab। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का यस सर, पढ़ा हुआ होल है। स्क्वायर। तो यस ये सर। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा। कैंसर। अब ये मुझे इसने एक आर इज इक्वल शॉर्टकट दे दी टू। इस फार्मूले ने, बेटा फार्मूले ने शॉर्टकट ये दे दिया है कि जब आपको ये बता दिया जाए ना दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है, आपने जस्ट उनकी मैग्नीट्यूड्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ F1 इक्वल 10 न्यूटन है और F2 इक्वल 50 न्यूटन, और F1 इज पैरेलल टू F2, या थीटा डायरेक्ट बता दे कितना है, जीरो, तो मुझे किसी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इनका रिजल्टेंट सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड्स के सम के इक्वल है, ए प्लस बी है। अब ए की जगह मेरे पास F1 पड़ी हुई है और बी की जगह क्या पड़ा हुआ है, F2, तो क्या करना है, 10 + 50 कर देना है। इनका आंसर क्या आएगा, 60। यूज क्लियर हो गया इसका। और याद रखना है बेटा ये दो वेक्टर्स का मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर्स का कौन सा रिजल्टेंट होता है, ये मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल पॉसिबल। रिजल्ट। मीटिंग रीस्टार्ट कर लें क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं, अभी इस फार्मूले को क्लियर करवा दूं फिर मैं आपको, आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया तो ठीक है, इसको बंद करके मैं रीस्टार्ट करने लगा हूं।